हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस ध्यान से देखे होंगे जिनमें मैंने आपका दोनों पेपर्स का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको डिटेल में ये बताया था कि आपको किस दिशा में अपनी तैयारी शुरू करनी है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, आपका सिलेबस को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। क्योंकि परीक्षाएं अब आपकी नज़दीक आने वाली हैं, इसलिए आपने पढ़ाई शुरू कर ही दी होगी उस दिशा में। आज हम आपके दूसरे पेपर का यानी भारतीय राजनीतिक विचारक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कौटिल्य। प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है। उसे भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक कहा जाता है। कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया, वरन अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर अपने देश को एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत शासन भी प्रदान किया। भारत में कौटिल्य के पूर्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता और शासन कला के सिद्धांत अस्पष्ट रूप से इधर उधर बिखरे हुए थे। कौटिल्य ने इन सभी सिद्धांतों को एक स्थान पर एकत्र कर शासन कला के एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करने का कार्य किया है। इस दृष्टि से कौटिल्य को शासन कला और कूटनीति का सबसे महान प्रतिपादक कहा जा सकता है। सालेटोर के अनुसार प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। भारत के इस महानतम कूटनीतिज्ञ के जीवन के संबंध में प्रामाणिक जानकारी का बड़ा अभाव है। उनके व्यक्तित्व के समान ही उनके नाम भी अनेक रहे हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध 3 नाम हैं। उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। उनके पिता का नाम चाणक्य, इसलिए उन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। और उनका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था, इसलिए उन्हें कौटिल्य कहा जाता है। और भारतीय राजनीति में कौटिल्य नाम सबसे जाना पहचाना नाम है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। इनकी शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। उस समय उत्तरी राज्यों का केंद्र मगध राज्य था, जिस पर नंद वंश का शासन था, जिसका अंतिम शासक महापद्मनंद था। कौटिल्य स्वयं एक सच्चे ब्राह्मण थे और तत्कालीन समय की परंपराओं के अनुसार उनका अध्यापन का कार्य था। शास्त्र और शस्त्र के ज्ञाता और एक शिक्षक के रूप में उन्हें अत्यधिक ख्याति प्राप्त थी। और उनके समय में कदाचित ही कोई ऐसा शासक या मंत्री रहा हो जो इस महानतम आचार्य का शिष्य न रहा हो अथवा उसके व्यक्तित्व और नीति से प्रभावित न हुआ हो। एक आदर्श अध्यापक के नाते वह स्वयं को व्यावहारिक राजनीति से अलग रखना चाहते थे, किंतु अनिच्छा होते हुए भी परिस्थितियों के दबाव से वह भारत की संपूर्ण राजनीति का केंद्र बन गए थे। भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया, तब भारत के अनेक नरेशों ने अपने ही देशवासियों को हराने में सिकंदर की सहायता की थी। इस घटना चक्र से कौटिल्य को अत्यधिक आघात पहुंचा और इस दुर्दशा से मुक्ति के लिए उन्होंने हिमालय और समुद्र के बीच की इस संपूर्ण आर्य भूमि को एक शासन सूत्र में पिरोना आवश्यक समझा। अपने इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए उसने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंदवंश का विनाश कराकर महान अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य का शिलान्यास किया। इसके बाद
उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में राजनीतिक विचारों का प्रकाशन करते हुए अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र के रचनाकाल के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और कला की एक महान रचना है। डॉक्टर आल्तेकर के अनुसार राजनीति शास्त्र में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण में पाणिनि अष्टाध्यायी का है। इस एक वाक्य में अर्थशास्त्र का महत्व आप देख सकते हैं। कौटिल्य के बहुत सारे सिद्धांतों में से या विचारों में से हम आज कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को पढ़ने का प्रयास करेंगे। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। कौटिल्य के सिद्धांत में सप्तांग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। सप्त यानी 7 और अंग यानी हिस्से। कौटिल्य ने राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। जिस तरह मानव के शरीर में अंगों का महत्व है, ये सभी मिलकर शरीर को उपयोगी और काम योग्य बनाते हैं, उसी प्रकार से राज्य में भी उनके 7 अंगों का महत्व होता है जो राज्य को चलाने और उसकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण है। राज्य के 7 अंग कौटिल्य ने इस प्रकार बताए हैं: स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड अथवा सेना तथा मित्र। शुक्र नीति में और मनु ने भी इसी प्रकार से राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। पहला अंग जो है उस राज्य के 7 अंगों में से वो स्वामी है। कौटिल्य के अनुसार स्वामी अर्थात राजा राज्य का प्रधान अंग है। उसकी महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए ही उसे स्वामी का नाम दिया गया है। कौटिल्य ने राजा को विशेष महत्व दिया है। उसे राज्य का केंद्र बिंदु माना है। उसकी तुलना वो शरीर में जैसे सिर का महत्व होता है या सिर की जो जगह होती है वो राजा की जगह होती है। कौटिल्य के अनुसार राजा को दूरदर्शी, आत्मसंयमी, कुलीन, स्वस्थ, बौद्धिक गुणों से संपन्न, युद्ध कला में माहिर और धैर्यवान होना चाहिए। कौटिल्य राजा को कल्याणकारी और जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा हुआ होता है। वो अपने गुणों के अनुसार ही अपने राज्य का संचालन करता है। यदि स्वामी बेहतर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो उस राज्य का कल्याण कभी नहीं हो सकता, ऐसा कौटिल्य का मानना है। राज्य के 7 अंगों में दूसरा महत्वपूर्ण अंग जो है वो अमात्य है। अमात्य अर्थात मंत्री। अमात्य से कौटिल्य का आशय मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से है। कौटिल्य ने इन्हें सचिव भी कहा है। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वह निष्ठावान तथा योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पर नियुक्त करे।
साथ ही वे एक बात राजा को और कहते हैं कि वह अपने सहपाठियों, संबंधियों और सिफारिशी लोगों को अमात्य न बनाए यदि वे इसकी पात्रता न रखते हों तो। राजा को वह स्पष्ट निर्देश भी देता है कि महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से ही करे। कौटिल्य ने अमात्यों की संख्या का निर्धारण नहीं किया है, ये उसने राजा पर छोड़ा है कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार अमात्यों की नियुक्ति कर सकता है। राज्य के 7 अंगों में तीसरा महत्वपूर्ण अंग जनपद है। जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि, या हम जनता और भूमि भी कह सकते हैं, जिनको एक पद में सम्मिलित करते हुए जनपद नाम दिया गया है। अरस्तु की भांति कौटिल्य ने जनता और भूमि दोनों का अलग अलग वर्णन भी किया है। उनका मत है कि जनता सरल हृदय वाली, निष्ठावान, स्वाभिमानी और संपन्न होनी चाहिए। वह राजा द्वारा लगाए गए करों को चुकाने की क्षमता रखती हो और उन्हें स्वेच्छा से अदा करती रहे। जनता में शासक की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। भूमि के विषय में कौटिल्य का मानना है कि भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह राज्य की रक्षा करने में कि उसकी रक्षा कर पाना संभव हो। उसमें नदी, तालाब, वन, खाने, जलीय और स्थलीय मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, सभी प्रकार के पशु पक्षी, दुर्ग और पर्वत होने चाहिए। इस प्रकार की भूमि यदि होगी तो राज्य संपन्न कहलाएगा। राज्य के का जो महत्वपूर्ण चौथा अंग है वो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी की जनता, भूमि अथवा राजा है। दुर्ग राज्य की बाहों की तरह है जो राज्य की रक्षा करता है। उनका मानना है कि दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिए जिनमें सेना के लिए अच्छी मोर्चाबंदी हो, पानी, भोज्य सामग्री और बारूद का उचित प्रबंध हो। कौटिल्य 4 प्रकार के दुर्ग बताते हैं। औदिक दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरे हों, पार्वत दुर्ग जो पर्वतों के बीच हों, धानवन दुर्ग जो निर्जन मरु प्रदेश में बना हुआ हो अर्थात मरुस्थल से घिरा हुआ हो, और वन दुर्ग जो वनों के बीच में हो। राज्य का 5वां जो मुख्य अंग है वो कोश है। कौटिल्य कोश को बहुत महत्व देते हैं। संभवतया स्वामी के बाद सर्वाधिक महत्व दिया गया है। क्योंकि इसके बिना राज्य का संचालन संभव नहीं है। कौटिल्य ने कोश और इसमें वृद्धि के लिए बल दिया है, क्योंकि उनके अनुसार कोश से ही कोई भी राज्य तरक्की करता है। कोश का अर्थ आप जान ही चुके होंगे कि पैसा, या आप कहें कि उसमें जो उसके आय है वो सारी का सारा कोश कहलाता है उसका, जिसमें धन पूरा का पूरा रहता है। तो समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए धन का होना बहुत आवश्यक होता है। कोश के द्वारा ही राजा अपनी जनता और सेना का भरण पोषण करता है। कौटिल्य के अनुसार कोश सोने, चांदी, हीरा एवं नकदी से भरा हुआ हो, जो कि किसी भी आपदा में या युद्ध में काम आ सकता है। कोश धर्मपूर्वक एकत्रित किया होना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया कि वह कोश संग्रह में लगे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों पर पूरी तरह निगरानी और नियंत्रण रखे।
राज्य के 7 अंगों में छठा महत्वपूर्ण अंग जो है वो दंड और सेना है। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व होता है। कौटिल्य का कहना है कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं, किंतु शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं। सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में भली भांति प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी और राष्ट्रप्रेमी होने चाहिए। कौटिल्य ने क्षत्रिय वर्ग को सेना में नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना है, किंतु उनका विचार है कि आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्रों को भी सेना में नियुक्त किया जा सकता है। किंतु कौटिल्य ने यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न करने का परामर्श दिया है। कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत ही सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया। सैनिकों को युद्ध कार्य के लिए कठोर प्रशिक्षण दिए जाने और सेना को अनुशासित रखे जाने पर बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार संतुष्ट सेना विजय की कुंजी है, अतः सैनिकों को अच्छा वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हुए संतुष्ट तथा प्रसन्न रखा जाना आवश्यक है। सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में 7वां और अंतिम अंग मित्र है। कौटिल्य के अनुसार मित्र ऐसा होना चाहिए जो जब भी सहायता की आवश्यकता पड़े सहायता के लिए आए और जिससे संबंध विच्छेद की संभावना न हो। कौटिल्य के अनुसार राज्य की समृद्धि के लिए तथा किसी युद्धकाल आपदा के समय सहायता के लिए राज्य को अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है। राजा को शक्तिशाली मित्रों से मित्रता बढ़ाकर उनकी सहायता से विदेशी शत्रुओं पर आक्रमण करके विजयी होने में मदद लेनी चाहिए। कौटिल्य यह भी कहते हैं कि जिस राजा के मित्र लालची, निकम्मे और कायर होते हैं उनका विनाश निश्चित होता है। राज्य के इन 7 अंगों की विवेचना के साथ ही कौटिल्य ने इन अंगों के सापेक्षित महत्व पर भी विचार किया है। सापेक्षित महत्व का मतलब यह है कि हर ऊपर वाला अंग नीचे वाले अंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी मंत्री से ज़्यादा राजा महत्वपूर्ण है, जनपद से ज़्यादा मंत्री महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार इस क्रम में आप इसे देख सकते हैं। तो ये बच्चों आपके लिए कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत था। जब मैंने सिलेबस आपको बताया था उस समय मैंने आपको ये कहा था कि आप एक ही काल के या एक ही प्रकार के विचारकों को ध्यान में रखते हुए किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। सप्तांग सिद्धांत जो है वो मनु ने भी दिया है, शुक्र ने भी दिया है और कौटिल्य का तो आप देख ही रहे हैं। और सभी यही 7 अंग बताते हैं कि इन 7 अंगों के माध्यम से राज्य को बहुत सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक तीनों को एक साथ में पढ़ सकते हैं तो आपके तीनों टॉपिक एक साथ तैयार हो जाएंगे। थैंक यू।